हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएसए ट्यूटोरियल। क्लास 9th का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके वन शॉट रिवीजन आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में करते हैं। सो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 स्टैंड्स फॉर? So its answer is that it stood for the ideas of liberty, equality and fraternity. This was the main idea of the French Revolution of 1789. Second question, what did the fall of Bastille signify? So its answer is the fall of Bastille signified the end of autocratic rule of monarch in France. Bastille का पतन जो है वो monarch system जो है फ्रांस के अंदर उसको खत्म होने को दर्शाता है। थर्ड, नेम द टैक्स लेविड बाय चर्च ऑन पीजेंट्स। चर्च के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता था? Its answer is tithe was the special tax levied by church on peasants. चर्च की तरफ से लगाया जाने वाला टैक्स कौन सा है? टिथ। ठीक है, इसको याद रखना, जो कि वो चर्च की तरफ से लगाया जाता था। What is guillotine? So its answer is the guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. एक इस टाइप का दो पोल्स के बीच में एक धारदार चाकू की तरह का ब्लेड रहता था, जिसके नीचे वो जिसको सजा देते थे उन लोगों को रखा जाता था और ऊपर से वो ब्लेड को फेंक कर उनको मार देते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आइडिया डिड द लॉ टैबलेट कन्वे? So its answer is the law tablet is a symbol of French Revolution. It conveyed the idea that the law is the same for all and all are equal before it, regardless of their gender, religion and socio-economic status. जो लॉ टैबलेट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को दर्शाती है। इसका क्या आइडिया था? इसका आइडिया था कि कानून की नजर में जाति, धर्म, जो भी मेल है, फीमेल है, उसका क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, अमीर है, गरीब है, सब जो है वो कानून की नजर में सेम है। इस चीज को जो है लॉ टैबलेट जो थी वो दर्शाती थी। सिक्स क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? सो इट्स आंसर इज रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था वो लीडर थे जैकोबिन क्लब के। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉन लॉके एक्सप्रेस इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? वो क्या दर्शा रही थी? In two treaties of government, John Locke sought to refute the doctrine and absolute right of the monarch and argued that all persons are endowed with natural rights to life, liberty and property, and the rulers who fail to protect those rights may be removed by people or by force if necessary. अब यहाँ पे जो दो ट्रीटीज थी, जॉन लॉके थे, वो क्या कह रहे थे कि जो नेचुरली आपको राइट्स मिले हैं, यानी कि आपके जन्म से जो अधिकार है, आपको जीवन का अधिकार है, आपको आजादी है, अगर आप चाहो, आप इतने सक्षम हो तो आपको प्रॉपर्टी का भी अधिकार है। बट अगर कोई भी ऐसा शासक है जो इन राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, तो उसको लोगों के द्वारा या फिर जबरदस्ती उसको जो है शासन से हटाया जा सकता है। एट क्वेश्चन, हाउ डिड वुमेन एंड वुमेन्स क्लब सफर ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर? So its answer is during the reign of terror, the government issued laws ordering the closure of women's club and banned their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them were executed. अब यहाँ पे रेन ऑफ टेरर के टाइम पे क्या था, जो वुमेन्स क्लब था उसको बंद कर दिया गया था, उनकी कई सारी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी बैन कर दिया गया था। कई जो वुमेन जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट वुमेन्स थी, इन एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थी, उनको अरेस्ट कर दिया गया था और कईयों को मार भी दिया गया था। एग्जीक्यूटेड का मतलब उनको फांसी दे दी गई थी। Ninth question, name the two individuals from India who responded to the ideas coming from revolutionary France. So its answer is the two individuals from India who responded the ideas of revolutionary France were Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy. These were the two revolutionary, Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy. 10th question, why was the French government obliged to spend an increased percentage of its budget on interest payment alone? So its answer is long years of war had drained the financial resources of France. लंबे समय तक जब फ्रांस के अंदर जंग चलती रही, उसकी वजह से फ्रांस का जो बहुत सारा पैसा था वो ऐसे ही जंग में बहता चला गया, स्पेंड होता चला गया। It had to maintain an extravagant court in the immense palace of Versailles. अब जो अपने भव्य महल बना रखे थे उनके मेंटेनेंस में भी बहुत ज्यादा खर्चा आता था। With the help of King of France, Louis XVI, the 13 American colonies gained their independence from the common enemy Britain. The war added $1 billion livre to a debt that had already risen to more than $2 billion livre. यहाँ पे क्या था कि जो लुई 16 था उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी दिलवाई थी। इन जंग की वजह से उसके ऊपर $1 बिलियन लिवरे का और कर्ज जो है वो बढ़ गया था, और ये सब कर्ज मिला के अब उसका कर्ज जो था वो $2 बिलियन लिवरे तक पहुंच गया था। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan. अब जिन लोगों ने ये उधारी दी थी उन्होंने इसके ऊपर 10% जो था वो
इंटरेस्ट जो था वो चार्ज करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसको जो था उसका जो बजट था वो इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए ही बढ़ गया था। 11th क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? किस टाइप से बना था वो? सो इट्स आंसर इज, जो नेशनल असेंबली थी उसका ड्राफ्ट जो था वो 1791 तक कंप्लीट हुआ और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो मोनार्क सिस्टम था उसकी पावर्स को लिमिट करना, ताकि जो पावर है वो सिर्फ एक इंसान के हाथ में ना आए बल्कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के पास सेपरेटली पावर हो। इसी की वजह से फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो था वो बन पाएगा। नेक्स्ट आपको लिखना है नेपोलियन बोनापार्ट पे एक शॉर्ट नोट और उसकी पॉलिसीज और उसकी एक्टिविटीज। सो इट्स आंसर इज द नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा जो है, शासक जो है वो घोषित किया था और उसका रोल जो था वो एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के तौर पे पहले देखा गया। उन्होंने कई सारी आसपास की यूरोपियन कंट्रीज को जो था वो जीता, कई सारे ऐसे किंगडम्स बनाए जहां पे उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को जो था वो रखा। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज एज अ लिबरेटर, जिसके अंदर लोगों को आजादी दी गई। नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर इन इन्वेडिंग फोर्स। ही वाज फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू इन 1815। उसने कई सारे, पहले स्टार्टिंग में तो लोगों के लिए मसीहा बन के आया था, उसके बाद में धीरे धीरे करके उनकी इन्वेडिंग फोर्सेस जो थी, उनके जो ऐसी आर्मी थी उसको लोगों ने हर तरफ देखा और 1815 के अंदर जो वाटरलू की जंग थी उसके अंदर नेपोलियन को जो था वो मार दिया गया था। कई सारे ऐसे मॉडर्न लॉज और रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो था वो धीरे धीरे करके यूरोप के भी बाकी हिस्सों में गए। चाहे नेपोलियन को इन सब चीजों को छोड़े हुए काफी वक्त हो गया था, नेपोलियन खत्म हो चुका था, बट फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन बातों ने लोगों के ऊपर एक गहरा असर डाला। 13th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। किन कारणों की वजह से फ्रांस के अंदर जो था वो प्रोटेस्ट हुआ था शुरू? क्योंकि लुई 16 जो थे उनकी लग्जरियस लाइफ की वजह से वो अपनी तो किसी लाइफ में ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, बट फ्रांस के ऊपर जो कर्जा चढ़ रहा था उसका भार जो था वो थर्ड स्टेट और लोग भर रहे थे। बेचारी गरीब जनता जो थी उसके ऊपर वो बोझ पड़ रहा था। इसी की वजह से जब जो लुई 16 था उसने जब फ्रांस की तरफ से 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी दिलवाने के लिए जंग लड़ी, इसकी वजह से उसके ऊपर 1 बिलियन लिवरे का और कर्ज चढ़ गया और 10% जो था ये कर्ज क्योंकि बढ़ते चले जा रहे थे, लगभग 2 बिलियन कर्ज ऑलरेडी हो चुका था फ्रांस के ऊपर, तो जो देनदार थे उन्होंने जो था इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट जो था वो चार्ज करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो उनके एक भव्य महल रहते हैं पैलेस ऑफ वर्साइलेस जो था उसको मेंटेन करने का खर्चा जो था वो और ज्यादा था। इसी की वजह से स्टेट को जो था वो टैक्सेस भी बढ़ाने पड़े ताकि वो अपने रेगुलर के खर्चे जो हैं वो पूरे कर पाए, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाने के, यूनिवर्सिटीज को चलाने के और आर्मी के लिए। और जो 2 स्टेट्स थी, क्लर्जी और नोबल्स, उनको टैक्स भरने से आजादी थी कि वो तो टैक्स नहीं भरते थे और ये सारा का सारा भार जो था वो पड़ गया आपका थर्ड स्टेट के ऊपर। और जो मिडिल क्लास थी 18th सेंचुरी के अंदर, इसी की वजह से जो धीरे धीरे करके वो पढ़ लिख रहे थे उन्होंने जो था के ऊपर बहस करनी शुरू कर दी और जो फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत ज्यादा करप्ट होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जो था आम जनता जो थी उसके ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा था। कहीं ना कहीं पे तो आप आवाज उठाओगे ना जब आपके ऊपर भार बढ़ता चला जाएगा, तो वही सब कुछ हुआ था फ्रांस के अंदर भी। 14th क्वेश्चन, व्हाई वर सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कम्युनिकेट आइडियाज इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स? What the various symbols used here and their meaning? So the majority of man and women in 18th century could not read and write. जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो कई सारे ऐसे सिंबल्स को यूज किया गया था लोगों को अपनी बात समझाने के लिए और ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, जिनमें से कि कुछ थे जैसे कि ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन को किस लिए यूज किया गया था? जो गुलामी से आजादी को शो करने के लिए ब्रोकन चेन को यूज किया गया सिंबल। द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस, इसके अंदर क्या है? A single rod can be broken easily, but a bundle of rods cannot be broken easily. Strength lies in unity. इस चीज को दर्शाने के लिए जो था वो ये सिंबल यूज किया गया कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। एक सिंगल रॉड को तो कोई भी तोड़ सकता है, बट अगर आप यूनिटी दिखाते हो तो आपको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। वही ये बंडल ऑफ रॉड्स जो था वो दर्शाता था। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of sun remove the cloud of ignorance. जो अज्ञानता के बादल थे वो धीरे धीरे छट रहे थे, वही ये आंख दर्शाती थी कि लोगों की आंखें खुल रही हैं और लोगों के पास में भी इस चीज का ज्ञान आ रहा है कि हमारे साथ में क्या क्या जुल्म हो रहे थे। इसके बाद में आपका सेप्टियर, द सिंबल रिफ्लेक्ट्स द रॉयल पावर, ये रॉयल पावर को दर्शाता था। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग,
दिस सिंबलाइज इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब क्या है? जब कोई सर्कल होता है, सर्कल का ना ही तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड है, वो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। तो वही इटर्निटी को ये सिंबलाइज करता था कि ना ही तो इस चीज की बिगिनिंग है कोई और ना ही इसका कोई एंड है। रेड टाइगन cap, the cap was worn by a slave becoming free. It symbolizes freedom bondage. आजादी को दर्शाने के लिए एक कोई गुलाम जो था उसने ये कैप पहनी गई थी, उसी कैप को इन्होंने एक सिंबल के तौर पे लिया गया कि हम भी गुलामी से आजादी मिलेगी हमें भी, तो उसके लिए ये कैप जो थी एक सिंबल थी। ब्लू व्हाइट रेड, these were the three colors of France which symbolizes nationalism. देशभक्ति को दर्शाने के लिए तीन कलर्स जो थे वो चुने गए थे। The winged woman is a personification of law. कानून को दर्शाने के लिए विंग वुमेन जो थी वो एक सिंबल के तौर पे यूज की गई। एंड नाइन्थ द लॉ टैबलेट, जिसके बारे में हमने अभी एक आंसर भी पढ़ा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, जाति धर्म रंग रूप और उनके पैसा हर चीज से ऊपर उठ के कानून की नजर में सब जो है वो एक है। 15th क्वेश्चन, व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस, हाउ इट ट्रिगर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? So its answer is the production of food grains did not keep pace with the rapid increase in population. So the prices of bread rose rapidly. अब खाने तो पूर्ति नहीं हो रही थी, अब चीजों की कमी होगी तो चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से फ्रांस में जो ब्रेड की कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गई, जिसकी वजह से आम आदमी जो था वो एक वक्त की भी रोटी खा पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। गरीब जनता के लिए बहुत मुश्किल हो गया था ब्रेड को अफोर्ड करना। As the wages were fixed for the workers, the rising prices of bread go out of their reach. क्योंकि उनकी जो वेजेस से जो दिहाड़ी थी वो तो फिक्स थी, अब इसकी वजह से उनके लिए ब्रेड खरीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा था। सिचुएशन वाज वर्सन व्हेनेवर देयर वाज अ ड्रॉट और हेल, thus an extreme situation prevailed where the basic means of livelihood were endangered, called the subsistence crisis. कि अगर सूखा पड़ जाता था या बर्फबारी हो जाती थी, कोई ऐसे तूफान आते थे, उसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती थी। इसी की वजह से उनको अपनी जीवन चलाना और मुश्किल था और इसी को सबसिस्टेंस क्राइसिस बोला गया। Fourth, the situation triggered the bell of French Revolution as angry women stormed into bakery shops, spending hours in long queues as cold winter had destroyed the harvest. ये सब जो स्थितियां थी इसकी वजह से फ्रांस रेवोल्यूशन के लिए जो थी वो एक खतरा की घंटी बजनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो आम जनता है जब घर पे लोगों के खाने के लिए नहीं होगा तो मुश्किलें तो लोग आवाज तो उठाएंगे ना। जब वो घंटों भर बेकरी शॉप्स पे खड़े रहते थे अपनी इतनी ठंड भरी दिनों में, तो उनके लिए, क्योंकि उनकी हार्वेस्ट तो खराब हो गई थी, जो उनकी फसल थी वो खराब हो चुकी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या करेंगे? जीने के लिए आपको खाना तो चाहिए ना। इसी की वजह से उन्होंने जो थी राजा के महल की तरफ कि वो उनको ब्रेड दें, उसकी तरफ जो था उन्होंने जाना शुरू किया, और जो लोग थे उन्होंने टेनिस कोर्ट के अंदर न्याय के लिए गुहार लगाई, और ये सब जो था जो अलग अलग इवेंट्स होने लग गए, इन सब ने मिलकर जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो था वो ट्रिगर किया था। 16 What laws were passed by National Assembly in France on 4th August 1789? कौन से लॉज जो थे वो पास किए गए थे नेशनल असेंबली के अंदर फ्रांस में? इसमें जो पास किए गए थे लॉ, उसमें सबसे पहला है दैट एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। दूसरा था फोर्स प्राइसली क्लास टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो एक अपर क्लासेस को एक प्रिविलेजेस मिलते थे कि वो प्रिविलेजेस वो छोड़ दें। एंड ऑफ रिलीजियस टैक्स कॉल्ड टेथ, जो एक रिलीजियस टैक्स था जो चर्च चार्ज करता था, उसका भी खात्मा किया जाए। कन्फिकेशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टी, जो चर्च की प्रॉपर्टी थी उसको भी कंसिफिकाई किया जाए। 17 व्हाट वाज टेनिस कोर्ट ओथ? टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट टुक देमसेल्व्स एज अ स्पोक्सपर्सन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। फ्रांस नेशन को दर्शाने के लिए थर्ड स्टेट के कुछ लोगों ने जो था वहां पे अपनी बात रखी। 20 जून 1789 के अंदर दे गैदर्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट, जो कि पैलेस ऑफ वर्सेलिस के अंदर था, कि वर्सेलिस के मैदान में था। वहां पर उन्होंने एक नेशनल असेंबली के अंदर डिक्लेयर किया and swore not to disperse till the constitution had not drafted to limit their powers of the monarch, as many schools prefer the language of the students own. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं कि मोनार्की सिस्टम तो है यहाँ पे, बट खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग अपना खाना 2 वक्त का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब मांगे उन्होंने वहां पर अपनी रखी थी। इसी को बोला था टेनिस कोर्ट ओथ। 18th क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ द सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन? कौन सी ग्रुप को जो है फायदा हुआ था? विच ग्रुप वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर? विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन? सबसे पहले तो आपको बताना है कि कौन से ग्रुप को फायदा हुआ था। सो द वेल्थी क्लास जो थी थर्ड स्टेट की, उसको फायदा हुआ था ज्यादा इस फ्रेंच रेवोल्यूशन थे, जिसके अंदर आते थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, पेटी ऑफिसर्स, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, ये सब इसका पार्ट थे। और इसके अंदर था क्या
With the abolition of feudal system of obligation and taxes, the clergy and the nobility came on the same level with the middle class. They were forced to give up their privileges. The executive powers were also taken away from them. अब यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम तो खत्म हो गया, तो इसी की वजह से क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे वो भी मिडिल क्लास के साथ में थर्ड स्टेट के साथ उसी लेवल पर आ गए. उनको जो भी प्रिविलेजेस मिलते थे वो सब खत्म हुए और जो उनके पास में पावर थी वो भी वापस ले ली गई. और जो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का, जिसके अंदर आते थे छोटे पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज अर्नर्स, ये सब कुछ इस आउटकम से बहुत ज्यादा निराश हुए क्योंकि इनकी आशाएं तो अभी भी पूरी नहीं की जा रही थी. अभी भी औरतों को जो था वो वोट देने का अधिकार नहीं था. गरीब व्यक्ति जिसके पास में जमीन नहीं है, जो टैक्स नहीं दे सकता, वो वोट भी नहीं दे सकता था. 19th, हाउ डिड द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ट्राई टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन? So its answer is, in early years, the revolutionary government introduced laws that helped the lives of women. Second, together with the creation of state schools, schooling has made compulsory for girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal. Both men and women could apply for it. Women could train for jobs, become artists, or run a small business. अब जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने औरतों के लिए कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए. सबसे पहला था कि उनको जो है स्कूल में पढ़ने का अधिकार हो, कि उनको स्कूल भेजा जाए पढ़ने के लिए. उनकी जबरदस्ती शादी नहीं करवाई जाएगी और जो शादी है वो कोर्ट की नजर में रजिस्टर्ड होगी, जिसकी वजह से अगर वो दोनों में से कोई भी डिवोर्स लेना चाहता है तो वो उसको अप्लाई कर सकते हैं. और जो औरतें हैं वो अपना कोई भी छोटा काम कर सकती हैं. उनको ट्रेन किया जाएगा जॉब्स के लिए. आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो वो बनना चाहती हैं वो कर पाए, ताकि वो भी कमाई कर सकें और अपना जीवन जो है वो सुधार सकें. 20th क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नेपोलियन बोनापार्ट एंड हिज पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज. अच्छा, ये आंसर जो है वो रिपीटेड है, जिसके अंदर आपको जो भी शॉर्ट पॉइंट्स मिलते हैं उसमें से आप उसको याद कर सकते हो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो. अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो जो आपके लिए टफ है, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी. इन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज का लिंक जो है वो मैंने पिन कमेंट के अंदर दिया है. गो एंड चेक योर प्रोग्रेस. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद सीएससी ट्यूटोरियल. थैंक यू.